हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार गुप्ता फ्रॉम KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आज फिर 28/4/2020 को आप लोगों के समक्ष एक नया चैप्टर और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों ने अब तक प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है और अब उससे अगला टॉपिक पर आते हैं अर्थात नए चैप्टर पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। केवल एक अक्षर का अंतर है, उसमें रिफ्लेक्शन शब्द है, इसमें रिफ्रैक्शन है। वो प्रकाश का परावर्तन था, ये है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान देंगे बच्चे, वो परावर्तन था और ये है अपवर्तन। परावर्तन था, इसको कहते थे रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन कहते थे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए कोई बात नहीं। अब प्रकाश के परावर्तन तो आप लोगों को पता ही होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पारदर्शी तल से टकराकर वापस लौटती है, टकराई और वापस लौट गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और यह अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं अर्थात रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप लोगों के सामने आया क्वेश्चन कि माध्यम क्या है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि माध्यम क्या है। देखिए, हमारे सामने नॉर्मली 3 माध्यमों का यूज किया जाता है। एक हवा, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, हम हवा माध्यम के अंदर काम कर रहे हैं अर्थात खाली स्थान हवा, ये हमारा माध्यम है। इसको निर्वात भी कहते हैं, निर्वात एक माध्यम हो गया। दूसरा हमारा हो गया माध्यम पानी। पानी के अंदर जाकर यदि कोई काम किया जाए, दौड़ने के लिए कहा जाए तो पानी के अंदर दौड़ना है, पानी के अंदर कोई काम करना है, तो वो हमारा माध्यम हो गया पानी, निर्वात पानी अर्थात वाटर। और तीसरा हो गया हमारा कांच। यदि कोई कार्य कांच के अंदर हो रहा है, हमें नहीं करना कांच के अंदर जाए, ये प्रकाश की किरण को करना है, प्रकाश की किरण के लिए समझा रहा हूं। तो हमारे पास 3 माध्यम हो गए, वायु, जल और कांच। अर्थात जब वायु से पानी के अंदर कोई किरण जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब जैसे मैंने चित्र बनाया हुआ है, आप अक्सर घर पे देखते भी होंगे, आपने गिलास या बाल्टी के अंदर पानी लिया, उसमें कोई सीख खड़ी करते हैं जब कोई, तो वो सीधी नहीं दिखाई देती, आपको तिरछी दिखाई देती है। अर्थात वो प्रकाश की किरण या वो सीख या वो छड़ जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो सीधी ना जाकर, जाती तो सीधी है लेकिन हमें दिखाई देती है तिरछी। अर्थात वो जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहले इसके नियम बता देता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दूंगा। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम थे और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, जो किरण वायु से चली हुई आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण। अपवर्तित किरण, जो पानी के अंदर पहुंच गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच गई, वो कौन सी हो गई? वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। उसमें क्या था परावर्तन में? आपतित किरण और परावर्तित किरण। इसमें क्या है? आपतित किरण तो एज इट इज है, और जो परावर्तित किरण थी उसमें इसमें क्या नाम हो गया इसका? अपवर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु, ये जहां पर आकर प्रकाश की किरण गिरी, इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसके ऊपर जब हम 90 डिग्री का कोण बनाकर खींच लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं 90 डिग्री, ये पानी के तल और इसके बीच में कितना सा 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल होने के कारण इसको अभिलंब कहते हैं, लंबवत। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों के तीनों ही एक ही तल में। पहला नियम, ऐसा ही नियम उसमें था परावर्तन में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। केवल एक अक्षर चेंज हो गया, उसमें परावर्तित था, इसमें अपवर्तित। जिन बच्चों ने परावर्तन का पहला नियम याद किया हुआ है उनके अपवर्तन का भी पहला नियम याद हो जाएगा।
केवल अंतर उसमें परावर्तित शब्द बोलना है, इसमें अपवर्तित। क्लियर है? दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों पर वायु नीचे जल है, ऊपर वायु नीचे जल, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश का रंग भी होना चाहिए, जैसे सफेद रंग है तो सफेद, लाल रंग चल रहा है तो लाल, नीला चल रहा है तो नीला। प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अर्थात हिंदी में कहते हैं ज्या और इंग्लिश में कहते हैं साइन। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा प्रकाश आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यहाँ पे ये लाइन और बढ़ जाएगी, ये बढ़ा लेना आप लोग। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण क्या है? आई। अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है और जो किरण आई, जो इनके बीच में कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। और जब दूसरी तरफ किरण चली जाती है तो उस अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? आर। आई और आर। परावर्तन के नियम में क्या था जो हमने पढ़ चुके हैं, उसमें था कि आई और आर सदैव बराबर होते हैं, लेकिन इसमें आई और आर बराबर नहीं होते कभी भी। या तो आर आई से छोटा होगा या आर आई से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। इसी को साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत आर, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल एक वैज्ञानिक थे, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर इस नियम का नाम क्या रखा गया? स्नेल का नियम। तो आपतन कोण का पता लग गया आपको, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आई, और अपवर्तन कोण जो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण के साथ बनता है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। अब आता है आपका टॉपिक विरल एवं सघन माध्यम। ये विरल और सघन माध्यम क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जानी तो थी सीधी है और झुक गई इधर को, क्योंकि ऊपरला कौन सा माध्यम हमारा? विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और निचला क्या है? जो पानी है ये हमारा है सघन माध्यम। ये सघन है, ऊपरला हो गया विरल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं विरल। दो माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो विचलित होगी, और विचलित होने किधर को जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है, इसकी तरफ को झुक जाएगी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लो मैं इसको उल्टा बना लेता हूं, ऊपर चलो, ऊपर कांच ले लेता हूं मैं और नीचे ले लेता हूं वायु। ये हो गया आपका कांच और नीचे होगी वायु। अब प्रकाश की किरण चली गई यहां से, कांच में वो चली गई है और कांच से वायु में जा रही है। अभिलंब जाना तो सीधा चाहिए था इसको, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, इधर को चली जाएगी। ये है क्या? ये हो गया आपका ग्लास, कांच, और ये हो गया वायु। जब कांच से वायु में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अर्थात आपको याद करना पड़ेगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लिख लेना बच्चों। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब क्वेश्चन आता है विरल एवं सघन माध्यम क्या है? अब विरल और सघन माध्यम के बारे में, ऐसा माध्यम जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम हो, अर्थात कण दूर दूर हो, तो वो विरल माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक हो वो उतना ही सघन होता चला जाएगा। जिनके कणों के बीच में ज्यादा आकर्षण बल है, ज्यादा जुड़ाव है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो सघन होता चला जाएगा। और जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम है तो वो क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। जैसे वायु है, वायु विरल माध्यम है,
हम वायु में आराम से काम कर लेते हैं, हाथ पैर खूब चल रहे हैं हमारे। और यदि हमें कहा जाए कि हम वायु में दौड़ो तो हम पूरी स्पीड से भागें, क्योंकि वायु के कणों के बीच में आकर्षण बल कम है। और यदि कहा जाए कि आप पानी में दौड़ो तो पानी के कण आपस में एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं वायु की अपेक्षा, तो उसके अंदर जो हमारी भागने की स्पीड होगी वो कम होगी, क्योंकि वो सघन हो गया। वायु में और जल में जब तुलना करेंगे तो वायु विरल माध्यम है और जल हमारा सघन माध्यम है। और यदि अब हम जल की और कांच की बात करें, अब जल के कण जिस मजबूती से जुड़े हुए हैं, कांच के कण उससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो काम जल में हो जाएगा जितनी स्पीड से, कांच में उससे भी कम स्पीड में होगा। अर्थात जिस माध्यम का डेंसिटी अधिक है वो उतना ही सघन कहलाएगी, या जो माध्यम जितना गाढ़ा है, देसी भाषा में कहें तो जो माध्यम जितना गाढ़ा है वो उतना ही सघन है, और जो माध्यम जितना पतला है या जितना जिनके दूर दूर है वो माध्यम उतना ही विरल है। तो सघन, विरल एवं सघन माध्यम इंग्लिश में कहते हैं इसको रेरर एंड डेंसर मीडियम। रेरर विरल माध्यम एंड डेंसर सघन माध्यम, इनकी परिभाषा आप लोग, मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेना। इस वीडियो को बार बार देख के आप इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे। तो मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक पर बात कर चुका हूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, और विरल और सघन माध्यम क्या है, और स्नेल का नियम क्या है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। पुनः रिपीट करता हूं जल्दी जल्दी। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, यहाँ अपवर्तन शब्द लिख लेना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो आपतन कोण है उसका नाम आई है, और जो अपवर्तन कोण है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन आई बटे साइन आर। और विरल माध्यम वो माध्यम है जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, अर्थात जो माध्यम जितना ढीला होगा अर्थात जितना पतला होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा, और जो जितना डेंसिटी अधिक होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।